तो कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो स्वॉर्ड स्किल्स में इतना ज्यादा माहिर हो चुका है कि अब वो सभी स्वॉर्ड मास्टर से भी ऊपर आ चुका है। उसके स्किल्स इतने लाजवाब होते हैं कि वो अपने दुश्मनों को हवा में ही इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। इस वॉरियर का नाम है जी हाओ और इसका बस एक ही मकसद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि वो गेम खेल रहा था और अचानक वो अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारता है तो वहाँ खड़ा हुआ उसका दोस्त जिसका नाम शाओली होता है वो फौरन से अपने कंप्यूटर पर आकर बैठ जाता है और उसके लिए कुछ वेपन्स को अनलॉक करता है जिसकी मदद से वो अपने उस हीरो के साथ दोबारा से उस वॉरियर के साथ फाइट करने लगता है। उसके सामने जो अपोनेंट होता है वो बेहद ताकतवर होता है जिसकी वजह से जी हाओ को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, मगर जी हाओ उसके अटैक से बचकर दूसरी तरफ निकल जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस बंदे को वहीं पे ही खत्म कर देता है। और इस तरफ शाओली अपने उस दोस्त से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना हार्ड लेवल खेलो। मगर वो लड़का उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और अपने गेम खेलते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने कितने ज्यादा पॉइंट। वो उस वॉरियर के साथ मल्टी शॉट टेक्निक को यूज करते हुए अपने हर एक दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो चाहता था कि उसका वो हीरो उस वर्ल्ड का किंग बन जाए। इसी तरह जब वो अपना लेवल क्रॉस कर लेता है तो वो डिवाइस को उतार देता है और फिर वो लोग देखते हैं कि उस लड़के को गेम खेलने की वजह से काफी पॉइंट्स मिले होते हैं जिस पर वो लोग बहुत खुश होते हैं। मगर शाओली वो उसे बताता है कि तुम्हें बस 500 ही पॉइंट मिले हैं, इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ वो लड़का आसपास देखता है तो वो कहता है कि ये किचन का हाल इतना बुरा कैसे हो गया, जिस पर शाओली कहता है मैं बस एक अंडा फ्राई करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने ट्यूशन की फीस दे सके, जिस पर उसका दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। मगर शाओली अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है, मगर अचानक उसका दोस्त कहता है कि तुम इस तरह जब भी बात करते हो तो मुझे लगता है कि शायद तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। वो उसका बैग पकड़कर खींचता है तो उसके अंदर से बहुत सारी किताबें बाहर निकलती हैं, जिस पर वो लड़का शाओली से कहता है कि तुम यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकते हो, तो फिर तुम आखिर बाहर क्यों जाना चाहते हो। जिस पर शाओली कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बाहर जाकर किसी अच्छी जगह पढ़ाई करूँ। शाओली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था मगर उसके पास कंप्यूटर स्किल्स बहुत ही लाजवाब थे। वो लड़का उससे कहता है कि आखिर तुम्हें बाहर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो शाओली कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए चाहिए। ये सुनते ही उसका दोस्त कहता है कि क्या वो तो तुम्हें लूट रहे हैं। तो शाओली कहता है कि हाँ, यूंटू यूनिवर्सिटी इतनी मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक एपेक डिवाइस लेकर उसके जरिए एक गेम में कंपटीशन लें, उसमें हम लोग काफी अच्छी प्राइज जीत सकते हैं। मगर शाओली कहता है कि नहीं, एपेक गेम कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है, ये गेम सिर्फ जीनियस लोग ही खेलते हैं, इसे चैंग जिंग ने डेवलप किया है। उसका सिक्योरिटी सिस्टम तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अच्छा हैकर भी उसे हैक नहीं कर सकता। ये कहने के बाद अचानक शाओली के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें कोई फिर से गलत मैसेज भेज दिया है जिसमें वो तुम्हें कोई धमकी दे रही है। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक ड्रोन के जरिए एक छोटा सा बॉक्स तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो दोनों लड़के एक छत के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वो ड्रोन जब उन्हें डिटेक्ट कर लेता है तो उस बॉक्स को सीधा उनके ऊपर थ्रो करता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक एपेक गेम डिवाइस होती है, जिसे देखकर शाओली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसका दोस्त जब उस गेम को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और वो शाओली से कहता है कि तुम्हारे ट्यूशन फीस की प्रॉब्लम तो अब इससे सॉल्व हो ही जाएगी। मगर शाओली हैरान होकर कहता है कि इस गेम में तो एक सोफिस्टिकेटेड एआई प्रॉब्लम थी, मगर इस कंपनी ने आखिर इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया। तो उसका दोस्त कहता है बात सिंपल है, उन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और डैमेज पार्ट को निकाल कर उसकी जगह नया पार्ट लगा दिया होगा और ये गेम तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकती है, क्यों ना मैं इसे एक मर्तबा ट्राई करके देखूं। ये कहते ही वो उस हेडफोन को पहन लेता है और उसे जैसे ही एक्टिवेट करता है तो शाओली उसके रोकने से पहले ही वो लड़का उस गेम वर्ल्ड में चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस गेम वर्ल्ड में एंटर होता है तो अचानक से सिस्टम उससे कहता है कि नीचे लैंड करने से पहले कुछ सिस्टम सेटिंग्स कर लो। तो वो लड़का अपनी सेटिंग्स कर लेता है, जिसके बाद वो जोर से आकर जमीन पे गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। इतने में अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है, जिस पर वो कहता है कि
ये क्या, मुझे तो दर्द महसूस हो रहा है, कहीं ये सब कुछ रियल तो नहीं है। वो उछल कर गुलाटी लगाने की कोशिश करता है जिस पर उसे चोट लगती है, तो वो कहता है कि ये सब कुछ तो रियल है। इतने में अचानक उसके पास एक लड़की आती है जिसे सिस्टम वर्ल्ड में एनपीसी कहते हैं। वो उस लड़के के पास आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी सिस्टम वर्ल्ड में गाइड हूँ, मुझे एनपीसी कहते हैं। वो लड़की उसे बार बार ब्यान टाई कहकर पुकारती है जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। इतने में वहाँ पे एक और लड़का आता है और उसके साथ भी एक एनपीसी होती है। वो ब्यान टाई के पास आता है और कहता है कि सुनो दोस्त, ये तुम्हारी एनपीसी है, तुम्हें ये गाइड करेगी, इनके साथ जरा नरमी से पेश आओ, जरा इसे देखो तो सही, इसका फिगर कितना लाजवाब है और ऊपर से तुम्हारी आंखें भी इतनी हॉट हैं। बेहतर है कि तुम इसके साथ कोऑपरेट करो ताकि ये तुम्हें अच्छे से गाइड कर सके। और फिर अगले सीन में ब्यान टाई उस गाइड से कहता है कि आखिर वो ऊपर टावर किस चीज का है, तो वो गाइड उसे बताती है कि इसे ज्यू हेवन पैलेस कहते हैं, यहाँ पे दो गॉड्स एम्परर नू के साथ रहते हैं। तो ब्यान टाई कहता है कि क्या ये गेम वर्ल्ड इन लोगों ने ही बनाई है, तो वो गाइड कहती है कि हाँ, न सिर्फ हमें बनाया है बल्कि अगर तुम इस गेम को पास कर लेते हो तो तुम उस हेवन पैलेस के गेट पे जा पहुंचोगे, जिसके बाद तुम हेवन एम्परर नू से भी मिल सकते हो। इतने में अचानक सिस्टम में एक विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि उसे एमनेश ब्यान टाई को लगा कि शायद शाओली ने उसके लिए ये मिशन एक्टिवेट किया है। और दूसरी तरफ हम लोग शाओली को देखते हैं। शाओली उसे गेम से फौरन से बाहर लाना चाहता था और उसके लिए वो उस गेम को क्रैक करने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा हाई अपडेटेड है। मगर फिर अचानक उस गेम कंपनी के पास एक सिग्नल आता है जो कि उन्हें बताता है कि उस गेम में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये खबर मिलते ही उस गेम कंपनी का सीईओ फौरन से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हमें उस गेम सिटी में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की उस गेम में पार्टिसिपेट कर रही थी और ब्यान टाई भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट 8 सेक्ट्स में से किसी भी सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इतने में ब्यान टाई वहाँ पे एक स्टैचू देखता है जो कि उस हेवन गॉडेस का होता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि गॉडेस को फील होता है कि ब्यान टाई सिर्फ उसे ही घूरे जा रहा है। वो अचानक उसके एनपीसी में कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, जिसके बाद वो एनपीसी ब्यान टाई से कहती है कि हमें जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करना होगा और वैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 पॉइंट भी मिले हैं। और ब्यान टाई देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने सेट को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। और वहीं पे ब्यान टाई को वो लड़की नजर आती है जिसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और वो उसे ज्वाइन करना चाहते थे, मगर ब्यान टाई कहता है कि रुक जाओ, मैं भी खुद को रजिस्टर करना चाहता हूँ। वो भागते हुए उसकी तरफ जा रहा था, मगर अचानक से एक लड़की उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे नीचे गिरा देती है और सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोबारा से खड़ा होकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो लोग उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। मगर इस मर्तबा ब्यान टाई के हाथ में उस लड़की का थोड़ा सा कपड़ा फटकर हाथ में आ जाता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो लड़की भी शर्माने लगती है, जिसके बाद ब्यान टाई शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये लीजिए आपका कपड़ा। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और जब उसके पास आती है तो ब्यान टाई उससे कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ये सुनते ही वो लड़की उससे कहती है कि मैं एक गिल्ड मेंबर हूँ, ना कि कोई सेक्ट मेंबर। और दूसरी बात, तुम्हारा लेवल मेरे लेवल के बराबर का नहीं है। और तीसरी बात, मैं डरपोक लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं करती। ये सुनते ही ब्यान टाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुमने डरपोक किसे कहा? मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। और दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है वो सब एक्सीडेंटली हुआ है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। तुम सिर्फ एक मामूली सी एनपीसी हो, इसलिए ज्यादा आंकड़ो मत। ये सुनते ही वो लड़की उसके एनपीसी की तरफ देखकर कहती है कि तुम हो गए एनपीसी। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चले जाती है और ब्यान टाई कहता है कि शुक्र है कि जान बच गई। मगर फिर वो वहाँ मौजूद दूसरे लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ, मगर कोई भी उसका साथ नहीं देता और सब लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। इतने में वहाँ मौजूद एक बंदा उससे कहता है कि सुनो ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें एक मास्टर चाहिए ताकि तुम किसी सेक्ट में एंटर हो सको। तो ब्यान टाई उससे कहता है कि जरा ये बात बताओ कि तुम कोई इंसान हो या फिर एनपीसी। तो वो बंदा अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर उससे कहता है कि अब ये चीज मैटर नहीं करती कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन टाइम खत्म हो चुका है, पर मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने सेक्ट में जगह दूंगा और उसके साथ मैं तुम्हें बोनस के तौर पर 30 लेवल क्रॉस करने के लिए एक बोनस भी दूंगा। ये सुनते ही ब्यान टाई कहता है क्या वाकई में?
तो वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो एक पेपर लेकर उस पर एक ब्रश से कुछ लिखने लगता है और उसे वो पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें बस एक EXP पिल चाहिए जिससे तुम फौरन से लेवल 30 में आ जाओगे, मगर उसके लिए तुम्हें पहले इस फॉर्म में साइन इन करना होगा। ये कहते ही वो उसके अंगूठे पर जोर से काट कर उससे उस पेपर पे साइन अप करवा देता है, जिस पर ब्यांटाई गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। मगर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि फाइनली मुझे एक मेंबर मिल गया। वो ब्यांटाई को उसका फॉर्म दिखाता है जिस पर वो भी हैरान रह जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे सैंड लुवो हेल में लेकर आता है, जहाँ पे बहुत सारे डीमंस अपने हेल चेयरमैन के लिए बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसे एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि उसका डिसाइपल बन गया है। जिसके बाद वहाँ पे वो लोग पार्टी अनाउंस करते हैं और फिर काफी धूम धड़ाका होता है और सब लोग नाचते गाते हैं, जिसमें वो लोग ब्यांटाई को भी शामिल करते हैं। मगर उसे वहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। उसे तो बस एक्शन चाहिए था जिसमें मारधाड़ हो और थोड़े से एक्शन सीन हो। और काफी देर डांस करने के बाद ब्यांटाई उस मास्टर से कहता है कि चलो मुझे मेरी EXP पिल दे दो, मगर वो उससे कहता है कि नहीं, हम लोग एक और सॉन्ग लगाएंगे और तुम्हें एक और सॉन्ग तक डांस करना है। ये कहने के बाद ब्यांटाई गुस्से में आ जाता है और मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मगर उसका मास्टर कहता है मैं जानता हूँ तुम एमनेशिया रिवर में जाना चाहते हो। ये सुनते ही ब्यांटाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो उसका मास्टर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने में अचानक कोई उन पे हमला कर देता है जिससे वो दोनों ही वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही हीरो जिसका नाम जी हाओ होता है वो ब्यांटाई को मारने के लिए आया था, मगर सैंड लुवो ब्यांटाई को बचाने के लिए उसकी सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर जब उसके सामने एक जायंट सोर्ड आती है तो वो उसे भी बीच में से काट देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड ब्यांटाई के फेस के बिल्कुल पास आ पहुंची थी, मगर वक्त रहते ही सैंड लुवो ने उसे वहीं पे ही रोक लिया था। और फिर जी हाओ सैंड लुवो से कहता है कि मैं इस लड़के को मारना चाहता हूँ, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। पर सैंड लुवो कहता है अगर इसे मारना है तो फिर तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। जिस पर जी हाओ कहता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम मुझे रोक सको। ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और फिर उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जी हाओ सैंड लुवो को बहुत ही जोर से पुश करता है, जिससे सैंड लुवो दूर एक पहाड़ पे जा लगता है। और फिर हम लोग जी हाओ को देखते हैं, वो अपनी सोर्ड को बुलाता है और उससे एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे वो एक जायंट सोर्ड क्रिएट करके सैंड लुवो की बॉडी में घुसा देता है। इस अटैक की वजह से सैंड लुवो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होता है, मगर जी हाओ उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो जैसे ही ब्यांटाई की तरफ देखता है तो ब्यांटाई फौरन से वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर नीचे गिर जाता है। तो फौरन से वो अपने डैगर बाहर निकाल लेता है। ये देखते ही जी हाओ भी अपनी सोर्ड लेके उसके सामने आ जाता है, मगर इतने में अचानक सैंड लुवो उन पत्थरों के बीच में से अपना हाथ बाहर निकालता है और अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जी हाओ के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है। इस पत्थर के गिरने की वजह से वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है और देखते ही देखते सब कुछ नीचे जाने लगता है। और जब धूल मिट्टी छट जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि सैंड लुवो अभी भी जिंदा होता है और वो जी हाओ के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। और जी हाओ उससे कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए रास्ते से हट जाओ। ये कहकर वो जैसे ही ब्यांटाई की तरफ जाता है तो सैंड लुवो फिर से उसे रोक लेता है और कहता है पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। मगर अचानक जी हाओ गायब होकर तेजी से ब्यांटाई के पास पहुंच जाता है, मगर सैंड लुवो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उसे बचा लेता है। और फिर वो जी हाओ के अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना लेता है और ब्यांटाई से कहता है कि अपना बोनस लो और यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम यहीं पे ही मारे जाओगे। वो उसे एक स्टोन देता है और कहता है कि चलो यहाँ से निकल जाओ। तो ब्यांटाई उस स्टोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर जी हाओ के अटैक की वजह से वहाँ मौजूद हर एक चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है और सैंड लुवो उसे पकड़कर सीधा नीचे कूद जाता है। और दूसरी तरफ ब्यांटाई भी उसकी वजह से नीचे गिर रहा था, मगर अचानक से वहीं पे वो लड़की दोबारा से पहुंच जाती है जो कि ब्यांटाई को नीचे गिरने से बचा लेती है। मगर फिर वो लोग जब ऊपर आते हैं तो वो लड़की कहती है कि जी हाओ वो कहाँ चला गया। वो ब्यांटाई को पकड़कर कहती है कि मुझे बताओ वो कहाँ गया, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो ब्यांटाई कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस वो लड़का पता नहीं क्यों मुझे मारना चाहता था, जिसकी वजह से सैंड लुवो ने मुझे बचाने के लिए उसके साथ फाइट की और दोनों ही नीचे चले गए। और फिर वो लड़की कहती है कि वो व्हाइट कपड़ों वाला लड़का जो कि अपनी सोर्ड की को यूज कर रहा था, क्या वही जी हाओ था? अगर ये वही है तो इसका मतलब है कि ये वही चैंपियन है। जिसके बाद वो ब्यांटाई की तरफ अपना स्पीयर सीधा करते हुए कहती है कि वो तुम्हें मारना चाहता था, क्या तुम उसे जानते हो?
मगर ब्यांटाई कहता है कि नहीं, मैंने तो आज से पहले उसे कभी भी नहीं देखा। इतने में वो लड़की एक स्क्रीन ऑन करके देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि जी हाओ इस वक्त ऑफलाइन है। उसे लगा कि शायद वो मर चुका है, जिसके बाद वो ब्यांटाई से कहती है कि तुमने वैसे ही सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है तो इसलिए मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मगर वो उस लड़की के सामने अकड़ते हुए कहता है कि मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। पर वो लड़की उसे लालच देने के बजाय उसे सीधा सीधा ऑफर करती है कि मैं तुम्हें कुछ वेपन्स दूंगी और इसके अलावा के लिए बोनस और उसके अलावा भी कुछ और दे सकती हूँ। पर ब्यांटाई उसकी बात नहीं मानता तो वो लड़की कहती है कि अच्छा फिर ठीक है, अगर बाहर कोई तुम्हें गिल्ड वॉरियर तंग करे तो फिर मुझे बुला लेना। ये सुनते ही वो फौरन से उस लड़की के पास चला आता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम इतना ज्यादा फोर्स कर रही हो तो फिर मैं मान जाता हूँ। पर फिर अचानक से वहाँ पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से सारे ही टास्क फौरन से रोके जा रहे हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कोई भी गेम लॉग आउट नहीं कर सकता। जब तक सिस्टम रिकवर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को यहीं पर ही। ये सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और सिस्टम से लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं मगर कोई भी लॉग आउट नहीं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से ब्यांटाई को देखते हैं। वो जंगल में एक जगह अकेला आता है तो अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक स्टोन है। वो उसे फौरन से अनलॉक करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा बीस्ट बाहर निकलता है। उसे वहाँ पे देखकर ब्यांटाई को ख्याल आता है कि क्यों ना वो थोड़े से पॉइंट स्कोर कर ले और फिर उसे अपने सामने एक स्पिरिट माउंटेन नजर आता है तो वहाँ पे कुछ पॉइंट स्कोर करने के लिए चला जाता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो उसके सामने एक पावरफुल बियर आता है जिस पर वो एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है मगर वो उसे नहीं मार पाता और उस फर्स्ट राउंड में हार जाता है। और फिर अगले राउंड में उसके सामने एक खरगोश आता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है पर वो उसे भी नहीं मार पाता। इसी तरह वो थर्ड राउंड में एक मधुमक्खी से हार जाता है जिस पर वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और उसका वो छोटा सा बीस्ट उस पर हंसने लगता है। ये देखकर ब्यांटाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मुझ पर जो भी हंसता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। ये सुनकर वो बीस्ट डर के मारे अपना मुंह बंद कर देता है पर अचानक एक स्पीयर आकर ब्यांटाई के आगे हिट करता है जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है और ऊपर देखता है तो ऊपर वही लड़की उसे नजर आती है। वो लड़की जब उसका लेवल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो 3 मरतबा फेल हो चुका है जिस पर उसे भी हंसी आने लगती है और उसके साथ साथ वो छोटा बीस्ट भी हंसने लगता है। ये देखकर ब्यांटाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है मगर फिर वो लड़की उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि हम लोग अब एक टीम बन चुके हैं तो इसलिए हमें अब कुछ पॉइंट स्कोर करने के लिए स्पिरिट माउंटेन में जाना चाहिए। तो ब्यांटाई कहता है चलो फिर देर किस बात की है, मगर वो लड़की कहती है कि सब्र करो, हमें 2 और लोगों की जरूरत है। ये कहने के बाद हमें वहाँ पे 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की और एक मोटा वॉरियर होता है जिसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल कुल्हाड़ी होती है। उस लड़की का नाम यान होता है और दूसरे का नाम चेंग था। वो दोनों भी उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं और जब वो लोग स्पिरिट माउंटेन में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई बीस्ट नजर नहीं आ रहा जिस पर वो लोग उन बीस्ट तलाश करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वो मोटा चेंग उस बियर को एक ही अटैक के साथ खत्म कर देता है। इसी तरह वो लोग उस जंगल में बीस्ट को तलाश कर रहे होते हैं। इतने में ब्यांटाई को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस मोटे चेंग को बेवकूफ बनाया जाए। वो जानबूझकर कुछ आवाज निकालता है और फिर चेंग से कहता है कि जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई पावरफुल बीस्ट है। तो चेंग वहाँ पे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। इतने में उन लोगों को पास में झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है तो वो लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्पाइडर डीमन होती है जो कि जैसे उन पे हमला करती है तो वो लोग उससे बचकर पीछे हट जाते हैं और फिर वो लड़की अपना स्पीयर लेकर उस पे जैसे ही हमला करती है तो वो स्पाइडर उसके वेपन को फौरन से पकड़ लेती है। मगर इतने में अचानक वहाँ पे जी हाओ आ जाता है और अपने एक ही वार के साथ उस स्पाइडर को काट कर रख देता है। उसे वहाँ पे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि मास्टर ये तो आप हैं। वो अपने मास्टर को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ कहा था, आप इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे थे, मैंने आपको पता नहीं कहाँ तलाश किया मगर आपका तो मुझे कहीं आता पता भी नहीं मिला। मगर वो मास्टर ब्यांटाई को मारने के लिए वहाँ पे आया था तो वो लड़की उसे बचाने के लिए ब्यांटाई के सामने आके खड़ी हो जाती है और अपने मास्टर से कहती है कि आप इसे नहीं मार सकते। पर जी हाओ से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मगर वो नहीं मानती और वो कहती है कि मैं आपको इसे मारने नहीं दूंगी। ये सुनते ही जी हाओ अपनी सोर्ट से उस पर जैसे अटैक करता है तो वो नीचे हट जाती है और फिर फौरन से पीछे हटते हुए अपना वेपन बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही अपने वेपन्स को भी पूरी तरह से चार्ज कर लेते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही जी हाओ अपनी सोर्ट से अटैक करता है तो वो लड़की अपनी शील्ड से उसे रोक लेती है। इतने में जी हाओ देखता है
है कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। वो उसके बिल्कुल पीछे आकर अपना स्पीयर उसकी गर्दन पे रखती है, जिससे वो वहीं पे ही रुक जाता है और फिर वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ जाती है और काफी इमोशनल होती है। मगर इतने में अचानक जिहाओ के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे एक सोड बाहर निकलती है जो कि उस लड़की को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिहाओ ब्यांटाई को भी मार देता है और फिर वापस से इस लड़की के पास जैसे ही आता है तो अचानक इस लड़की को ब्यांटाई की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है कि ये बंदा तुम्हारा मास्टर नहीं है, होश में आओ। इतने में वो लड़की जैसे ही होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो असल में एक इल्यूजन का शिकार हो गई थी जो कि उस स्पाइडर डीमन ने क्रिएट किया था। और वहाँ मौजूद वो वॉरियर उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और जब इस लड़की को पता चलता है कि ये सब कुछ इस डीमन की वजह से हुआ है तो वो गुस्से में आ जाती है और अपना स्पीयर और अपनी शील्ड को निकालकर उस डीमन के सामने चले जाती है और उस पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर ही रोक देती है। और इससे पहले कि वो उसे मार देती, ब्यांटाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने उस रेड स्टोन का इस्तेमाल करके उस डीमन को मार देता है ताकि उसके पॉइंट्स उसे मिल जाएं। और होता भी ऐसा ही है। उस मौके का फायदा उठा के वो काफी पॉइंट्स हासिल कर लेता है, जिसके बाद वापस आते हुए वो उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम जिहाओ को कैसे जानती हो? क्या वो सच में तुम्हारा मास्टर है या फिर उससे बढ़कर कुछ और है? ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में अपना स्पीयर उसकी गर्दन पे रखती है और कहती है कि तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है और फिर अचानक एक फूल से शाओली की आवाज सुनाई देती है, जिस पर ब्यांटाई गुस्से में आकर उसे काट देता है। मगर फिर वहाँ पे बहुत सारे फूलों से आवाजें आने लगती हैं तो ब्यांटाई एक एक करके काटना शुरू कर देता है। मगर अचानक उसे होश आता है कि ये आवाज तो शाओली की है और फिर उसे शाओली की पिक्चर वहाँ पे दिखाई देती है, जिस पर ब्यांटाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे? तो शाओली उसे बताता है कि सिस्टम में कुछ एरर आ गया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे फंस गए हो। ये सुनकर ब्यांटाई खुश होता है और कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, ये जगह सच में बहुत ही मजेदार है, यहाँ रहने में तो मुझे कोई मसला नहीं। पर शाओली उसे बताता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो पर तुम्हारी बॉडी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम बहुत जल्द मर जाओगे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 30 दिन ही होंगे कि तुम 30 दिन तक सरवाइव कर सको। ये कहने के बाद अचानक से उसका कनेक्शन टूट जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग शाओली को देखते हैं। उसका कनेक्शन टूटने के बाद वो ब्यांटाई की तरफ देखता है, वो अभी भी उसी जगह पर। अचानक उसके गैरेज के दरवाजे पर कोई आ जाता है। ये देखकर शाओली थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर हम देखते हैं कि कोई उसके दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर शाओली सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि बाहर 2 लोग मौजूद हैं जो कि दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग उस दरवाजे के लॉक को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते ही शाओली फौरन से अपने मोबाइल से हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर अचानक उसे याद आता है कि उसे ब्यांटाई की भी मदद करनी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 2 लोग जैसे ही उस लॉक को काट देते हैं तो अंदर आते ही वो देखते गैराज तो कचरे से भरा पड़ा है और वहाँ पे कुछ स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं। उनमें से एक बंदा जैसे ही अंदर आता है तो दूसरा उसे रोक लेता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो लोग एक कैन उठाते हैं और उस कैन को सीधा उन सेंसर्स की तरफ थ्रो करते हैं, जिस पर वहाँ पर एक जोरदार म्यूजिक बजने लगता है। ये देखते ही वो दोनों फौरन से भागते हुए शाओली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। और वो लोग देखते हैं कि ब्यांटाई को एक लोडर में डालकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो लोग उसका पीछा करते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्यांटाई जब उस पानी के पास बैठा हुआ होता है तो इतने में वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है और वो ब्यांटाई को वहाँ पे देखकर कहती है कि लगता है कि शायद तुम बिजी हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो ब्यांटाई उसे रुकने के लिए कहता है और जब वो रुक जाती है तो अचानक से ब्यांटाई की बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगती है और वो वहीं पर ही पानी के अंदर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शाओली उसे लोडर में डालकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा झटके लग रहे थे। और इस तरफ वो लड़की ब्यांटाई को बचाने के लिए अपने स्पीयर से उसे पकड़कर बाहर निकाल देती है और यहाँ पे शाओली अपने लोडर की मदद से बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से बहुत ही दूर निकल आता है। और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होकर कहता है कि शुक्र है कि उनसे जान बच गई। मगर अचानक उसे गली की दूसरी तरफ नजर आता है कि वो लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखते ही शाओली अपने लोडर की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि उस लोडर की तो बैटरी ही डाउन हो गई है। ये देखते ही वो जोश में आकर उस लोडर के पेंडल्स को घुमाना शुरू करता है और पूरी रफ्तार के साथ उस लोडर को तेजी से वहाँ से निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी उसके पास पहुँचती है तो शाओली उससे बाल बाल बचते हुए दूसरी गली में चला जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे दूसरे रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शाओली वहाँ से भी निकल जाता है और रास्ते में
आते हुए एक गंजे से टकराते हुए बाल बाल बचता है। मगर फिर आगे जब पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लोग उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो उस लोडर को वहीं पे ही रोक देता है। और फिर जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो शाओली उस लोडर को वापस रिवर्स की तरफ तेजी से लेकर ये देखते ही वो लोग फौरन से उसके पीछे भागने लगते हैं। तो शाओली उस लोडर को पीछे रिवर्स करते हुए उस गंजे को थप्पड़ मारकर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों लोग उस गंजे से टकराकर वहीं पर ही गिर जाते हैं और शाओली को मौका मिलता है और वो उस गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर पे होता है। उसका फादर उसे इस बात पर डांट रहा होता है कि वो इतने दिन से गायब था और उसे उसकी जरा, मगर वो शाओली को घबराया हुआ देखकर कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम इतना कांप क्यों रहे हो। तो शाओली कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, असल में वो अपने पैरों के नीचे कोई चीज छुपा रहा था, जिस पर उसका फादर उसे देख लेता है और उसे पीछे धकेल कर उसके बेड के नीचे झांक कर देखता है तो उसके नीचे एक बड़ा सा पिलो होता है, जिस पर वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी ये बचकानी हरकतें बंद कर दो, अब तुम बड़े हो गए हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शाओली अपनी अलमारी खोलता है तो हम देखते हैं कि ब्यांटाई अभी भी उसके अंदर होता है और उसके सिस्टम में अभी भी एरर आ रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फायू ब्यांटाई पर गुस्सा हो रही होती है और वो उससे कहती है कि मेरा मास्टर तुम्हें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तुमने प्लग इन को यूज किया है। मगर ब्यांटाई कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। जिस पर फायू से कहती है चाहे ये गेम हो या फिर कुछ, चाहे ये गेम हो या फिर रियलिटी, तुम्हें सीरियस होना होगा। ये कहकर वो उसे धक्का देकर नीचे गिराती है और कहती है कि तुमने प्लग इन यूज किया है, अगर बाकियों ने भी प्लग इन यूज कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ब्यांटाई कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैं एक गरीब बंदा हूँ और मैं सिर्फ अपनी परवाह करता हूँ, और दूसरी बात अगर तुम अपने मास्टर की लोकेशन के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए भी प्लग इन यूज करना पड़ेगा, इसलिए तुम भी एक मर्तबा सोच कर देख लो। तो फायू कहती है कि तुम एक चीटर हो इसलिए तुम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मगर ब्यांटाई उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। पर फायू उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें इसके लिए कोई ना कोई रीजन बताना होगा वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिस पर ब्यांटाई कहता है कि क्या तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट प्राइज चाहिए और तुम्हारे लिए यही एक्सप्लेनेशन काफी होगी। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है और उसके लिए सारे ही पार्टिसिपेंट वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और उन लोगों को बताया जाता है कि जो भी ये कंपटीशन जीत जाएगा वो सेमीफाइनल में जा सकता है। और वहाँ पे अचानक से एक एनपीसी ब्यांटाई के पास आ जाती है, जिस पर ब्यांटाई उससे कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो लड़की अचानक से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसके माइंड में डालती है, जिससे वो वहाँ से गायब होकर कहीं और पहुँच जाता है। और फिर फायू पीछे देखती है तो ब्यांटाई उसे कहीं नजर नहीं आता, जिस पर वो भी काफी हैरान होती है कि ये अचानक से कहाँ चला गया। और वो उसे एक स्क्रीन ऑन करके चेक करती है तो ब्यांटाई अभी ऑफलाइन शो हो रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग उस ब्यांटाई को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह आके गिरता है जो कि चारों तरफ से कवर्ड होती है, उसे यांगशू प्रिजन कहते हैं। अचानक से उसके सामने एक डीमन आ जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग युआन माउंटेन में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ फाइट करते हुए काफी इंजर्ड हो जाती है और वो लड़का जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तो अचानक से बीच में फायू की शील्ड आकर उसे बचा लेती है। और वो लड़की फायू से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। तो फायू उसे थोड़ी मेडिसिन देती है ताकि वो खुद को रिकवर कर ले, मगर वो लड़का अपनी स्वॉर्ड की मदद से उससे वो मेडिसिन भी छीन लेता है और फायू से कहता है कि किलिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है और उसकी शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। ये कहते ही वो फायू पर हमला करने की कोशिश करता है तो फायू उसके अटैक को ब्लॉक करके पीछे हट जाती है, मगर इतने में वो लड़की भी पीछे से धोखे से हमला करती है, जिस पर फायू अपने आप को किसी तरह बचा लेती है और वो देखती है कि वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं और वो दोनों ही कहती है 5 टॉप प्लेयर में से एक हो, तुम्हें मारने में अलग ही मजा आएगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाते हैं तो फायू बहुत ही आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक करके उस लड़के को वहाँ से पीछे हटाकर जोर से दरख्त पर दे मारती है और अपना स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुसाकर उसे वहीं से उसका खेल तमाम कर देती है। और फिर उस लड़की पर भी अपनी शील्ड से अटैक करके उसे वहीं पर ही गिरा देती है, जिससे वो लड़की भी फायू के आगे हार मान लेती है। तो फायू उसे छोड़ देती है, मगर अचानक एक एरो उसकी बॉडी पे आके लगता है, जिस पर फायू हैरान रह जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर अचानक से एक और लड़की आ गई है जिसने अपने एरो से उस पहले वाली लड़की को मारा है। उस लड़की का नाम श्याओ शिया होता है
उसे देखते ही फायू कहती है कि जरा 1 मिनट को, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। और शाओ शाओ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ, प्रीवियस कंपटीशन में तुमने जिहाओ की मदद लेकर टॉप 5 में जगह बना ली। ये कहने के बाद वो अपने सभी साथियों को वहाँ पे बुला लेती है। तो फायू के चारों तरफ से कुछ लोग बाहर निकल आते हैं जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर शाओ शाओ उस पर अपनी लाइटनिंग एरो से अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ब्यान टाई को देखते हैं। वो अभी भी उस बुल के साथ फाइट कर रहा था। वो किसी तरह उसे नीचे गिराता है और अपने डेगर की मदद से उसका काम वहीं पे ही तमाम कर देता है। और फिर वो कहता है कि मैं तो युआन माउंटेन में फायू के साथ जाने वाला था, मगर मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ। इतने में कुछ डीमन उसके सामने आ जाते हैं और वो देखता है कि उसके सारे ही दोस्त जो है वो सब के सब ऑफलाइन हो चुके हैं। जिसके बाद उसके दोस्त देखते हैं कि फायू और ब्यान टाई दोनों ही ऑफलाइन हैं, यानी कि दोनों ही इस वक्त किसी मिशन के अंदर हैं, जिस पर उन लोगों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर फायू अकेली उन लोगों का मुकाबला क्यों कर रही है। और इस तरफ फायू अकेले ही उन लोगों से कहती है कि चलो फिर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये सुनकर वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले ही हम सबको हरा दोगी। ये कहते ही शाओ शाओ अपने साथियों से उस पर हमला करने के लिए कहती है। तो फायू एक बंदे को आते ही अपने स्पीयर से खत्म कर देती है और फिर एक एक करके और बाकियों के सामने अपनी पावर का यूज करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा से ब्यान टाई को देखते हैं। उसके सामने बहुत सारे बुल डीमंस होते हैं, वो उनके साथ लड़ भी रहा होता है और साथ में वो फायू को भी देख रहा होता है कि वो अकेले उन लोगों के साथ मुकाबला कर रही है। तो ब्यान टाई उसकी मदद करना चाहता था और उसके लिए वो सबसे पहले उन बुल डीमंस को मारना शुरू कर देता है और एक को पकड़कर जोर से दूर उछाल देता है। और इस तरफ हम लोग दोबारा से फायू को देखते हैं जो कि अभी भी उन लोगों को मार रही होती है। इतने में अचानक ऊपर से शाओ शाओ उस पर कुछ छोटे से बम थ्रो करती है जो कि उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। और शाओ शाओ जैसे ही अपने लाइटनिंग एरो से उस पर हमला करने वाली होती है, तो ये देखते ही फायू फौरन से वहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है, मगर अचानक से उसकी चेस्ट पे लगे हुए बम फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाती है। ये देखने के बाद ब्यान टाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन डीमंस को पकड़कर एक एक करके मारना शुरू कर देता है और एक डीमन को गर्दन से पकड़कर दूर उछाल फेंकता है। और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहा होता है, तो अचानक उसके सामने एक और बड़ा बुल डीमन आ जाता है जो कि उस पर हमला करके उसे उठाकर वहाँ से पीछे फेंक देता है और वो चारों तरफ से बुल्स में घिर जाता है। जिसके बाद वो सब के सब एक साथ उस पर हमला करने के लिए आते हैं। तो अचानक से ब्यान टाई ब्लड फ्लावर की पावर को यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है। और दूसरी तरफ हम लोग फायू को देखते हैं, वो काफी जख्मी हो चुकी होती है और फिर इतने में अनाउंसमेंट होती है कि सिस्टम में कुछ चेंजेस होने की वजह से जितने भी प्लेयर्स इस गेम में मर चुके हैं वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। जब तक इस गेम को दोबारा लॉगिन नहीं किया जाता तब तक वो सब लोग गहरी नींद में ही रहेंगे। ये सुनकर वहाँ पर एक छोटी लड़की कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इस गेम में मारे गए तो हम लोग रियल लाइफ में भी होश में नहीं आएंगे। तो वो लड़का उसे बताता है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त लॉग आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग मारे गए तो हम सब लोग रियल लाइफ में भी इसी कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे और उनके पास जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी मदद से भी वो लोग खुद को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद फायू उन लोगों से कहती है कि तुम सब लोगों ने सुन लिया ना, अगर हम में से कोई भी मारा गया तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए बेहतर है कि हम लोग इस लड़ाई को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और फिर वो अपने एरो को नीचे कर देती है और उसे एरो नीचे करता हुआ देखकर फायू भी रिलैक्स हो जाती है। मगर अचानक से वो लड़की अपना एरो ऊपर उठाकर उस पर हमला कर देती है और इस तरफ हम लोग ब्यान टाई को देखते हैं। उस धमाके की वजह से वो सारे के सारे बुल मर चुके होते हैं, जिस पर ब्यान टाई भी हैरान हो जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। तो वो फौरन से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसे नजर आता है कि उस दीवार के बाद एक और दीवार मौजूद होती है, जिस पर वो गुस्से में आकर कहता है कि ये क्या मजाक है, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। वो उस स्क्रीन में फायू को उन लोगों के साथ फाइट करते हुए देख रहा होता है। इतने में अचानक उसके सामने एक और बड़ा डीमन आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। पर अचानक उस डीमन का सिर गिरकर सीधा उसके पैरों पे आ गिरता है और वो देखता है कि वो तो असल में छोटे सा डीमन है और बाकी सारे डीमंस भी अपनी पोजीशन छोड़कर सीधा उसके पास आ जाते हैं। और उन छोटे छोटे डीमंस को देखकर ब्यान टाई का भी डीमन बाहर आ जाता है और उन लोगों को एक साथ देखकर ब्यान टाई थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर वो अपने छोटे डेविल से कहता है कि क्या ये तुम्हारा होम टाउन है। तो वो उसे हाँ कहता है, जिसके बाद ब्यान टाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और इस तरफ चेंग फायू को देख रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि ये ह्यूमंस तो एक नंबर के बुज़दिल हैं, ये हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। मगर यान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, फायू को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। इतने में अचानक
यान के पास एक गिफ्ट आता है जिस पर वो काफी हैरान होती है और कहती है कि मुझे ब्यांटाई ने गिफ्ट क्यों भेजा है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से वो छोटा सा डीमन बाहर निकल आता है जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ लिखा हुआ होता है और वो डीमन उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद ब्यांटाई खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। ये कहकर वो लोग उस छोटे डन का पीछा करते हुए तेजी से ब्यांटाई के पास चले जाते हैं। ये कहने के बाद वो लोग सीधा उस छोटे डीमन का पीछा करते हैं और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि फायू को बचाने के लिए अचानक वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है। वो असल में उस गेम का नंबर 1 किलर होता है जिसे हर कोई मारना चाहता था और जब से ये बंदा इस गेम में आया है तब से लेकर अब तक आज तक कोई भी इसे नहीं मार पाया। इसका नाम है बाई लोंग। बाई लोंग अचानक से उन लोगों के सामने आता है और फिर गायब होते ही वहाँ मौजूद एक लड़की का काम तमाम कर देता है और फिर तेजी से एक दूसरे वॉरियर पर भी अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और शाओशिया जैसे उस पर हमला करने वाली होती है तो बाई लोंग उसके पास में मौजूद उस वॉरियर को भी खत्म कर देता है। ये देखते ही शाओशिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है और फिर फायू बिल्कुल अकेली रह जाती है। तो वो वॉरियर फौरन से उसके पीछे आ जाता है और फायू जैसे ही पीछे देखती है तो वो वॉरियर वहाँ से दूर जा चुका होता है। और इस तरफ यान और चेंग दोनों ही ब्यांटाई को बचाने के लिए उस डेविल का पीछा कर रहे होते हैं और उसका पीछा करते करते वो लोग काफी दूर निकल आते हैं। और यान कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ मौजूद फॉग एक तरह का ट्रैप है। मैंने इस तरह का ट्रैप एक और गेम में देखा था। ये ओरिजिनल प्लेयर को खत्म कर देता है और उसकी अपनी एक इविल कॉपी बना लेता है। वो लोग बातें करते करते सीधा एक ऐसी जगह पे आ पहुँचते हैं जहाँ पे वो छोटा डीमन उन लोगों को लेकर आया था और वो लोग कहते हैं कि वो प्रिजन यहीं कहीं है, मगर उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी कि इतने में अचानक यान एक पोर्टल के अंदर चली जाती है जिसके बाद उसके अंदर से ब्यांटाई बाहर निकलता है और फिर यान भी बाहर आ जाती है। ये देखकर चेंग फौरन से ब्यांटाई को पकड़ लेता है और वो कहता है कि कौन हो तुम और ब्यांटाई कहाँ है। और यान भी कहती है कि हम जानते हैं कि तुम एक इविल कॉपी हो, बताओ ब्यांटाई कहाँ है। तो ब्यांटाई कहता है कि मैं ही तो ब्यान हूँ। जिस पर यान कहती है अच्छा तो फिर फायू को बचाने के लिए तुम क्यों नहीं गए। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तो असल में यहाँ पे पहले ही लॉक कर दिया गया था, मैं उसे बचाने कैसे जाता। इतने में अचानक फिर से एक अनाउंसमेंट होती है और सब लोगों को बताया जाता है कि गेम के रूल्स फिर से चेंज हो रहे हैं। सभी प्लेयर ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सके इसलिए इस गेम के रूल्स को चेंज किया जा रहा है। अगले 3 दिन तक अपने आसपास के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको खत्म कर दो। जो भी प्लेयर सबसे ज्यादा वॉरियर्स को मारेगा वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद हर जगह खून खराबा शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूद हर एक बंदा दूसरे को मारना चाहता था। ये सुनकर ब्यांटाई कहता है कि आखिर किस तरह का खेल है। तो चेंग उसे बताता है कि अब मौत का खेल शुरू होने वाला है, हर तरफ सिर्फ खून ही खून होगा। और अगले सीन में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक गली में छुपकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा वीक थे और हर जगह लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और वो बच्चे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं पर अचानक वहाँ पर एक जोकर आ जाता है जो कि वहाँ मौजूद एक बंदे को मार देता है और वो उन बच्चों को भी ढूंढ लेता है। जिस पर वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग लॉग आउट करना चाहते हैं, हमें ये गेम और नहीं खेलनी। इतने में वहाँ पे एक दूसरा वॉरियर भी आ जाता है और वो बच्चों से कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग वैसे ही लॉग आउट होने वाले हो। ये सुनते ही वो जोकर अपने स्पिनिंग व्हील से उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जोकर उन बच्चों से कहता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बाकी बच्चे तो भाग जाते हैं मगर एक वहीं पे रुककर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर हम देखते हैं कि वो जोकर उस बच्चे को वहीं पर ही मार देता है। और अगले सीन में हमें एक बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अकेला बंदा रहता है। वो जब घर से बाहर निकलता है तो अचानक कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है मगर वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है कि इतने में वहाँ पर फायू आ जाती है। तो फायू को देखते ही वो फौरन से उसके पास चला आता है और कहता है कि सुनिए मैडम, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या। तो फायू उससे कहती है कि मुझे थोड़ी सी मेडिसिन चाहिए, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपने घर में जाता है तो अंदर से कोई उस पर हमला करके उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि असल में वहाँ पे वही जोकर होता है जो कि वहाँ मौजूद हर एक को मार रहा था। और वो फायू को देखते ही डर जाता है और फौरन से अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है कि ये तो फायू है, टॉप 5 वॉरियर्स में से एक, सच में तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आने वाला है। और फायू उसका रैंक चेक करती है तो वो देखती है कि ये अब नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। इसने बहुत कम टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों को मार दिया है। और दूसरी तरफ ब्यांटाई कहता है कि
आखिर हम लोग उसकी मदद करें तो करें कैसे। और चैंग कहता है कि युआन माउंटेन यहाँ से बहुत ही दूर है, हमें वहाँ पर जाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। पर ब्यांटाई कहता है कि ठीक है तो फिर मैं अभी जाता हूँ। मगर फिर यान उससे कहती है कि जरा 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा लेवल इतना अपग्रेड नहीं है कि तुम वहाँ पे जल्दी पहुँच सको। अगर तुम वहाँ पे पहुँचे भी तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम ये पिल्स खा लो। ये कहने के बाद वो उसे कुछ पिल्स देना शुरू करती है और उसे 5-6 पिल्स खिला देती है, जिसके बाद उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मगर यान उसे बताती है कि ये सारी पावर्स टेम्पररी हैं। ये सुनते ही ब्यांटाई कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ। ये कहते ही वो बुलेट स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। और इस तरफ फायू जोकर से कहती है कि क्या तुम भी वो हेल से हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने भी वही सेक्ट ज्वाइन किया था, पर अब इसका क्या फायदा, अब तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और हम दोनों तो अब वैसे भी मिल चुके हैं। पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने 3 बच्चों को देखा है? उनमें से 2 छोटे हैं और 1 बड़ी लड़की है। तो फायू को पता होता है कि वो बच्चे पीछे छुपे हुए हैं, मगर वो जोकर से कहती है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। तो जोकर कहता है कि ठीक है तो फिर मैं उन्हें कहीं और जाके ढूंढता हूँ। ये कहते ही वो फायू पे हमला कर देता है और इस तरह ब्यांटाई बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे बहुत ज्यादा लावा होता है और अचानक वहाँ पे एक लड़का उस पे हमला करता है, जिसे डॉज करके वो उसके ही वेपन से उस पे हमला करने वाला होता है। मगर एक लड़की उस पे दोबारा से हमला करती है और उससे कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो। ये सुनने के बाद वो लड़का वापस से उस लड़की के पास चला जाता है और ब्यांटाई उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं कि असल में हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे छुपे हुए हैं। जिस पर ब्यांटाई कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो? यहाँ पे तो हर तरफ लावा ही लावा है, इससे ज्यादा खतरनाक जगह तो और कोई हो भी नहीं सकती। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं ये जगह खतरनाक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। पर ब्यांटाई कहता है मुझे तुम्हारे इस शेल्टर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम लोगों ने फायू को कहीं देखा है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। और दूसरी तरफ हम लोग फायू को देखते हैं, वो अभी भी उस जोकर के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पे खड़ी थी। और वो जोकर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कुछ छोटे से बच्चे हैं। मगर फायू कहती है ये तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कोई भी नहीं। पर वो कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं। ये कहते ही वो अपना स्पिनिंग व्हील जैसे ही थ्रो करता है तो फायू उसे ब्लॉक कर देती है। ये देखकर जोकर कहता है अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है। ये कहने के बाद वो उस पे हमला कर देता है। तो फायू अपनी शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो जोकर एक लात मारकर उसका स्पीयर उसके हाथ से छुड़ा देता है और फिर एक जबरदस्त किक के साथ उसे उठाकर एक घर पे दे मारता है। जिसके बाद वो अपने स्पिनिंग व्हील को लेकर उन बच्चों के पास आता है और उसे जैसे ही थ्रो करता है तो वो स्पिनिंग व्हील उस कपड़े को काट देता है जिसके अंदर वो बच्चे छुपे हुए होते हैं। एक लड़का जैसे ही बाहर निकलता है तो जोकर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। ये देखकर वो बच्चा फिर दूसरी डायरेक्शन पे भागता है और जोकर अपना व्हील उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर फायू उस व्हील को वहीं पे ही रोक देती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर वो हर हाल में उन बच्चों को बचाना चाहती थी। जिसके बाद जोकर उससे कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ और इस गेम के रूल्स यही हैं कि हमें सबको मारना है। ये कहने के बाद वो उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो अचानक से ब्यांटाई अपने डेगर से उस पर हमला करता है, जिससे वो बच जाता है। मगर अचानक एक जोरदार लात आकर उसके चेहरे पे लगती है, जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरता है और फिर वो छोटा डेविल उसे पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है। और ब्यांटाई फायू के पास आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मगर फायू से नाराज होती है, इस पर ब्यांटाई उसे बताता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मैं तुम्हारे साथ कुंडलिन टावर में मौजूद था, मगर अचानक वहाँ पर एक लड़की ने मुझे टेलीपोर्ट करके एक प्रिजन में डाल दिया था। वो उसे अपनी बातें बता रहा होता है कि इतने में वो जोकर बीस्ट को पकड़कर उसी पर ही थ्रो करता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुम दोनों को ही यहीं पे मारूंगा। मगर फायू कहती है मैं इस लड़के को नहीं जानती। ये सुनकर ब्यांटाई भी हैरान हो जाता है और वो जोकर ब्यांटाई से कहता है कि तुम यहाँ पे हीरोगिरी करने के लिए आए हो, तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो। ये सुनकर ब्यांटाई कहता है क्या इस लड़की को मैं बचाऊंगा? क्या तुम पागल हो गए हो? ये लड़की तो असल में एक स्पार्टन है जो कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देती है। ये सुनकर जोकर कहता है कि अच्छा, इसने अभी तक मेरा गेम ओवर नहीं किया तो मैं अभी इस गेम में मौजूद हूँ और मैं इसे मार कर ही रहूंगा। मगर फिर दूसरी तरफ ब्यांटाई अपनी मेडिसिनल बोतल फायू को देता है और फाइट करने के लिए जोकर के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ फायू उन बच्चों को वहाँ से दूर निकालती है और कहती है कि यहाँ जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मगर वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो फायू
फायू उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढकर यहाँ से निकाल दूंगी। वो अपना वेपन उठाती है और फिर ब्यांटाई की मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है, जिस पर ब्यांटाई कहता है कि मसला क्या है। इतने में वो देखती है कि वो जोकर अचानक से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन पे हमला कर रहा है। वो लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे, मगर फिर अचानक से ब्यांटाई को कुछ बात समझ में आती है और वो अपना डैगर थ्रो करके उस जोकर को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही नीचे गिर जाता है और फिर खड़ा होकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में पता है। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम एक नहीं बल्कि दो लोग हो और तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम एक हो ताकि हम तुम्हें ढूंढ न सकें। तो जोकर कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम दो लोग हैं, पर दूसरा वाला कहाँ है? मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में हम देखते हैं कि वो जोकर का दूसरा क्लोन वहाँ मौजूद एक बच्चे को मार देता है और सिर्फ वो लड़की अकेली बच जाती है। और इतने में वो जमीन हिलने लगती है, जिस पर सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो लोग जब उस वोल्केनो की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो फटने वाला है। और जैसे ही वो वोल्केनो फटता है तो वो जोकर कहता है कि लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो अपने दूसरे क्लोन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और इस तरफ ब्यांटाई फायू और उस छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो लोग भागते भागते बड़ी मुश्किल से उस लावा स्टोन से अपनी जान बचाते हुए दूर निकल आते हैं। और फायू अभी भी ब्यांटाई को गेम से आउट करने की, वो भी अब उस गेम का हिस्सा बन चुका था, इसलिए वो चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाती। और ब्यांटाई उससे कहता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मुझे तो बस एक फर्स्ट प्राइज चाहिए और उसके लिए मैं पूरी जी जान लगाकर मेहनत भी कर रहा हूँ। मगर वे इतने में अचानक उस जोकर की डेड बॉडी उनके पास आकर गिरती है, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे किसने मारा है। और वो छोटा डेविल उन लोगों को एक साइड पे देखने के लिए कहता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे असल में बाई लोंग आ चुका था, जिसने उस जोकर को मार दिया था। बाई लोंग दो पहाड़ों के बीच एक चेन पर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बर्ड होता है, जिसे फायू देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो उस यान का बर्ड है। उसे लगा कि शायद इसने यान को मार दिया है, जिस पर वो गुस्से में आकर तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाती है। पर बाई लोंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। उसकी मदद करने के लिए ब्यांटाई भी वहाँ पे आता है और अपने डेगर से उस पर हमला करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ से गिरते हुए बाल बाल बचता है, मगर बाई लोंग अपनी सोट की मदद से दोनों को रोक देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि अचानक से यान की आवाज सुनाई देती है। वो उसे रोकने के तो यान की आवाज सुनते ही बाई लोंग फौरन से उसके पास चला जाता है। उसे देखकर Z5 काफी डर जाती है और कहती है कि वहाँ से भाग जाओ, मगर अचानक बाई लोंग उसके आगे झुक जाता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि बाई लोंग असल में यान का भाई और इतने लंबे टाइम तक वो अपनी बहन से नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो उसे पनिशमेंट दे रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, मगर वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है। और इतने में अचानक उन लोगों पर शाओशिया हमला कर देती है। वो बहुत सारे एरोज उनके ऊपर थ्रो करती है और उसके साथ बहुत सारे साथी भी होते हैं। तो उनसे बचने के लिए वो सब के सब लोग कुछ बोरियों के पीछे जाके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं, मगर वो एरोज बहुत ज्यादा होते हैं। इतने में वहाँ पे ब्यांटाई को कुछ घर दिखाई देते हैं तो वो कहता है कि क्यों ना हम लोग इन घरों में। बाई लोंग से कहती है कि हम इन लोगों को जाकर देखते हैं, तुम लोग वहाँ पे इन लोगों को सिक्योर करो। तो ब्यांटाई और फायू दोनों ही अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन एरोस को रोक रहे होते हैं और दूसरी तरफ बाई लोंग उन बच्चों को लेकर एक कमरे के अंदर भाग जाता है, मगर वो छोटी लड़की जिसका नाम जोई होता है वो वहाँ से भागकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। जोई भागते भागते किसी घर की तरफ जा रही थी। अचानक छत में मौजूद एक बंदा उस पर एरो से अटैक करता है तो जोई बहुत ही आसानी से उसके एरो को फ्रीज कर देती है और भागते भागते एक घर के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओशिया एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एरो से अटैक करती है, जो कि सीधा उस घर में जाके लगता है जहाँ पे फायू और ब्यांटाई बैठे हुए होते हैं। अटैक से थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं और हर तरफ से उन पर अटैक हो रहे थे। इतने में एक बंदा उनके छत के ऊपर आ जाता है और जैसे उन पे एरो से अटैक करने वाला फायू अपना स्पीयर उसकी तरफ थ्रो करके उसे वहीं पे ही खत्म कर देती है। इतने में अचानक उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है और वो लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ते से जोई बाहर निकल आई है। और इतने में जब शाओशिया अपने साथियों को लेकर वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि वो लोग तो वहाँ पे हैं ही नहीं। असल में जोई उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते से काफी दूर ले आती है, जिस पर उन लोगों को आगे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिस पर ब्यांटाई को लगा कि शायद वो लोग अपोनेंट हैं, मगर वो लोग असल में
कुछ सिविलियंस होते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह में छुपे हुए होते हैं। तो जोई उन सब लोगों को लेकर काफी दूर पहुंचा देती है और जैसे ही ब्यांटाई दूर एक जगह से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है और फायू और ब्यांटाई बाहर कुछ चीज थ्रो करते हैं तो किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती। तो वो लोग कहते हैं कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। वो लोग रिलैक्स होकर बाहर निकल आते हैं, मगर फिर अचानक वहाँ पे उन्हें आतिशबाजी दिखाई देती है और छोटे बच्चे को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर उसकी माँ अपने बच्चे की तरफ भागती हुई आती है और वहीं पे शाओशिया भी होती है जो कि उन लोगों को पकड़ने के लिए उस औरत का सहारा लेती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। और ब्यांटाई कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि ये जाल हो सकता है। जिसके बाद शाओशिया अपने सभी लोगों से उन लोगों पे हमला करने के लिए कहती है और इस तरह उन दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट शुरू। बाई लोंग और चेंग और यान वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं क्योंकि उनके पास कोई शील्ड नहीं होती और उन्हें बाकी लोगों को भी बचाना था। और इस तरह फायू और ब्यांटाई अकेले ही उन लोगों का मुकाबला कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायू अपना एक मास्क बाहर निकालती है और उसे जब वो पहनती है तो उसे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं। तो फायू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पल भर में बहुत ही तेजी के साथ एक के बाद दूसरे को और फिर दूसरे के बाद तीसरे को मार देती है। इसी तरह वो अपनी पूरी स्पीड के साथ एक एक करके वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सबको खत्म कर देती है और आखिर में शाओशिया अकेली बच जाती है। और फायू अपना स्पीयर लेके उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि किलिंग कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। जितने भी पार्टिसिपेंट बचे हैं उन सब लोगों को अगले कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सुनते ही शाओशिया फौरन से वहाँ से भाग जाती है और फायू वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। ब्यांटाई उसे संभाल लेता है और उसे होश में आने के लिए कहता है, मगर अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब फायू को होश आता है तो वो एक कमरे के अंदर होती है और वहाँ मौजूद यान और चेंग दोनों ही छुपकर उसे देख रहे होते हैं। बाहर ब्यांटाई भी उसका इंतजार कर रहा था और कुछ देर के बाद यान उससे कहती है होश में आ गई है, तुम उससे जाकर क्यों नहीं मिलते। तो वो कहता है कि बस इतना काफी है, मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो लोग उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो और उसका हाल चाल पूछो। तो वो लोग ब्यांटाई को जबरदस्ती वहाँ पे घुसा देते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फायू छत पर बैठी हुई होती है। इतने में ब्यांटाई भी वहाँ पे आ जाता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग कुछ देर तक वहाँ पर बैठ के आपस में बातें करते हैं और बातों बातों में ही ब्यांटाई को पता चलता है कि फायू असल में देख नहीं सकती। ये सुनकर उसे झटका सा लगता है क्योंकि आज तक फायू ने किसी को भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया था कि वो एक अंधी लड़की है। वो उसे बताती है कि वो हर एक चीज को महसूस करती है, उसके कान ही उसकी आंखें हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी वॉरियर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। और सबसे पहले कंपटीशन उस जोकर का हानफी से होता है। हानफी स्वॉर्ड स्किल्स में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। जब दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट शुरू करते हैं तो दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। मगर इतने में अचानक उस जोकर को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है और उसे पता चलता है कि हानफी की स्वॉर्ड पे पॉइजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। और उस पर वो हानफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और हानफी को लगा कि उसे मारना अब आसान हो गया है, तो वो फौरन से उसे मारने के लिए आता है। मगर अचानक जोकर अपने ही वेपन से उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिस पर हानफी भी हैरान हो जाता है क्योंकि जोकर ने झूठ कहा था, उस पर किसी तरह के पॉइजन का असर नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाओशिया का मुकाबला हानली से हो रहा था। हानली अपने डेगर की मदद से उसके पास जाती है और उससे फाइट करना शुरू करती है, मगर शाओशिया उसके साथ फाइट करते हुए दूरी बनाने की कोशिश करती है ताकि वो उस पर एरो से अटैक कर सके। मगर इस फाइट में हानली शाओशिया को बहुत ही आसानी से हरा देती है। पर वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, जिस पर हानली कहती है कि मेरी जीत को कोई अनाउंस क्यों नहीं कर रहा। इतने में शाओशिया मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे धक्का देकर उस पर एरो से अटैक करती है, जिसकी वजह से हानली इंजर्ड हो जाती है। और फिर उसका खेल तमाम करने के लिए शाओशिया उस पर एक पावरफुल लाइटनिंग एरो से अटैक करती है, मगर बीच में फायू आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक लेती है और पीछे से ब्यांटाई उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। ये देखकर फायू से कहती है कि ये तुमने क्या किया। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पे यान गर्ल होती है जो कि शाओशिया को मरने से पहले बचा लेती है और वो लोग फायू को बताते हैं कि जितने भी कैंडिडेट इस मैच में एलिमिनेट होते हैं उन्हें हम अपनी मैजिक पावर से बचा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम होता है, अगर हम लोग उन्हें बचा लें तो वो लोग इस गेम में सरवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद अगले राउंड में हमें दिखाया जाता है कि दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है और वो दो लोग फायू और बाई लोंग होते हैं।
दोनों में से जो भी मरता वो दोबारा रिवाइव नहीं हो पाता। दोनों को ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी और जैसे ही उनके बीच में फाइट शुरू होती है तो शुरू में दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं, मगर बाई लोंग अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो फायू को बहुत ही आसानी से उस मैच में हरा देता है। मगर फायू के मरने से पहले ही यान गर्ल उसे भी बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें एक और सेमीफाइनल दिखाया जाता है जो कि बियान टाई और उस जोकर के बीच में हो रहा था। वो जोकर अपना व्हील उसकी तरफ थ्रो करता है जिसे बियान टाई अपने डेगर से रोककर वापस उसकी तरफ थ्रो कर देता है। इसी तरह वो जोकर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता रहता है, मगर बियान टाई उसके हर एक अटैक से बच जाता है और उस पर करीब जाकर एक जबरदस्त वार करता है और उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद अपना डेगर निकालकर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम नहीं मरोगे। ये कहकर वो उसका गला काट देता है, मगर यान गर्ल उसे बचाते इससे पहले ही जोकर अपने आप को उसकी एनर्जी से बाहर निकालकर खुद को मार देता है। ये देखकर वो लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि इसने खुद ही सुसाइड कर ली। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बियान टाई एक जगह अकेला बैठा हुआ होता है। इतने में वहाँ पे फायू आ जाती है जिसे देखकर वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे फाइनल मैच के लिए चीयर करने के लिए आई हो? तो वो कहती है कि मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी कि तुम वाकई में काफी समझदार हो। तुमने मेरी फुट स्टेप टेक्निक को बहुत ही जल्दी कॉपी कर लिया है। तो बियान टाई कहता है अच्छा, अगर तुम मुझे अप्रिशिएट कर ही रही हो तो फिर मेरे गाल पर करो। पर वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है, जिस पर बियान टाई कहता है कि ये भला कैसी तारीफ है, इसमें तो जरा भी मजा नहीं आया। कुछ देर के बाद मेरा फाइनल मैच है और तुम मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रही। ये कहने के बाद वो उसके पास आकर उसके गाल पर किस करती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, चाहे फाइनल कोई भी जीते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए फाइनल मैच के बाद मेरे पास जरूर आना। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही बैटल ग्राउंड में मौजूद होते हैं और जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है तो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। बाई लोंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है जिससे बियान टाई को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, मगर वो बाई लोंग के किसी भी अटैक को खाली जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बाई लोंग को भी उसे हराने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक साथ उस पर अटैक्स की बौछार कर देता है, मगर हार मानने वाला नहीं था। उसे फर्स्ट प्राइज हर हाल में चाहिए था। वो दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिसके बाद बाई लोंग कहता है कि मुझे अपनी सिस्टर की खातिर सरवाइव करना होगा। तो दूसरी तरफ बियान टाई कहता है कि मुझे हर हाल में फायू के लिए सरवाइव करना है और फर्स्ट प्राइज जीतना है ताकि मैं अपने दोस्त को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बाई लोंग अपनी एक बहुत ही पावरफुल ब्लड सोर्ड बाहर निकालता है जो कि दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो उस ब्लड सोर्ड के जरिए जैसे ही बियान टाई पे हमला करता है तो एक ही अटैक के साथ वो बियान टाई को काफी दूर धकेल देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस सोर्ड का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है, मगर जितना ज्यादा उसका इम्पैक्ट था वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। इसी तरह जब वो बियान टाई पर दूसरा हमला करता है तो दूसरे हमले के साथ वो बियान टाई को बहुत ही ज्यादा वीक कर देती है, मगर उसके साथ साथ बाई लोंग भी बहुत ज्यादा वीक होता है और उसे भी चक्कर आने लगते हैं। और इतने में जोई कहती है कि मुझे ये वेपन ठीक नहीं लग रहा, पर फायू कहती है कि अगर ये लोग इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे डर है कि हम लोग इन दोनों में से किसी एक को खो देंगे। वो उसे बचाने के लिए आगे जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बियान टाई कहता है कि चलो आ जाओ, रुक क्यों गए हो। ये कहने के बाद बियान टाई जैसे हमला करने के लिए जाता है तो बाई लोंग एक जबरदस्त अटैक करके उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है और फिर अचानक बाई लोंग की सोर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो तेजी से बियान टाई की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिस पर बाई लोंग भी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ बियान टाई को बचाने के लिए बीच में फायू आ जाती है और अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, मगर वो सोर्ड उसकी शील्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। और बियान टाई देखता है कि उसकी आंखों के सामने वो सोर्ड फायू की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे वो काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और फिर देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। ये देखकर बियान टाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे फायू के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा था। और जब ये कंपटीशन खत्म हो जाता है तो अगले सीन में हम लोग बियान टाई को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। उसके हाथ में फायू का ही वही मास्क होता है जो वो अपने चेहरे पर लगाकर उसे याद करता है। और नीचे हम लोग देखते हैं कि यान गर्ल अपने भाई को डिफेंड करते हुए कहती है कि इसमें मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इतने में अचानक बियान टाई वहाँ पे आता है और आते साथ ही बाई लोंग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जानबूझकर मुझे मारना चाहा था, तुम्हारी वजह से फायू अब इस दुनिया में नहीं है, बताओ तुम इस पर क्या कहना चाहोगे। तो वो कहता है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता था। तो बाई लोंग कहता है अच्छा
तो फिर तुमने फायू को मारा क्यों? इतने में जोई उन लोगों से कहती है कि जरा इस वेपन की तरफ देखो, सारा मसला इस वेपन में है। वो उन लोगों को बताती है कि असल में ये वेपन एक इलीगल वेपन है जो कि इस गेम के डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ने इस गेम के अंदर रहकर बनाया है। वो लोग अंदर आपस में बातें कर रहे होते हैं और बाहर हमें एक छोटा सा पत्थर दिखाया जाता है जो कि उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था मगर सीढ़ियों की वजह से नहीं जा पा रहा था। और बाहर मौजूद वो बर्ड और छोटा बीस्ट उस पत्थर को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी आवाज सुनकर वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। और ब्यानटाई जैसे उस पत्थर को उठाता है तो अचानक से उसमें शाओली की शक्ल नजर आती है जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और शाओली देखता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं तो वो फौरन से ऑफ हो जाता है। जिसके बाद ब्यानटाई उसे एक कमरे में ले जाता है और टेबल के ऊपर रख कर कहता है कि शाओली बाहर आ जाओ और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो शाओली फौरन से उनके सामने आ जाता है और ब्यानटाई को बताता है कि मुझे एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन पता चली है। असल में इस गेम में एक ट्रोजन वायरस डाला गया है जिसकी वजह से तुम सब लोग इसके अंदर लॉक हो गए हो। और मुझे पता चला है कि ये ट्रोजन वायरस तुम्हारे जरिए अंदर डाला गया है। ये सुनकर ब्यानटाई हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या किसने ऐसी हरकत की, कौन मेरे जरिए इसमें वायरस डाल सकता है? तो शाओली उसे बताता है कि असल में वो वायरस तुम्हारे उस ट्रोजन डिवाइस में मौजूद था। ये सुनने के बाद ब्यानटाई को समझ में आने लगता है कि जी हाओ उसे मारना क्यों चाह रहा था। वो हमेशा से उसके पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि जी हाओ को पता था कि इस गेम को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्यानटाई है। उसकी ही डिवाइस में वो वायरस है। और फिर शाओली उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये कहने के बाद ब्यानटाई छत के ऊपर चला जाता है और फिर शाओली उससे बताता है कि इस ट्रोजन वायरस की वजह से अगर इस गेम के अंदर कोई भी मारा गया तो वो हमेशा के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में सरवाइव करना होगा। जब तक इस गेम को दोबारा से लॉगिन नहीं किया जाता तुम्हें किसी तरह सरवाइव करना है। तो फिर ब्यानटाई उससे कहता है कि मुझे ये बताओ अगर कोई इस गेम में मर जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो शाओली उससे कहता है कि जो भी इस गेम में मरेगा वो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकता मगर वो इस गेम में ही किसी एक जगह मौजूद जरूर होगा और हम लोग उसे दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हैं मगर उसके लिए हमें उसकी डेड बॉडी को ढूंढना होगा। तो ब्यानटाई कहता है मुझे बताओ आखिर मुझे क्या करना है? तो शाओली उसे अभी बता ही रहा होता है कि इतने में उसका कनेक्शन टूट जाता है जिस पर ब्यानटाई भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, उसने बात क्यों नहीं बताई। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओली की मदर उसका लैपटॉप उठाकर जोर से जमीन पे दे मारती है जिस पर शाओली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये क्या किया आपने, आपकी वजह से मेरे दोस्त की जान चली जाएगी। इतने में उसका फादर वहाँ पे आता है और कहता है कि शाओली ये तुम अपनी मदर से कैसे बात कर रहे हो, तुम एक मामूली से कंप्यूटर के लिए अपनी माँ से बहस करोगे। तो वो अपने फादर के साथ भी लड़ना शुरू हो जाता है और कहता है कि आप लोग मेरी बात नहीं समझोगे, आप लोगों की वजह से मेरा दोस्त मर जाएगा। और दूसरी तरफ ब्यानटाई सब लोगों को आकर बताता है कि हम लोग फायू को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग दोबारा से कुनलुन टावर में जाएंगे। ये कहने के बाद वो सब के सब कुनलुन टावर की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद थे। वो सारे के सारे वॉरियर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं जिसके बाद वो अपने आप ही फ्लाई करते हुए सीधा उस हेवनली पैलेस की तरफ जाने लगता है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ब्यानटाई उन लोगों से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग नहीं आओगे मेरे साथ? तो वो लोग उससे कहते हैं कि हम लोग पहले कभी इस टावर में नहीं आए, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। जिस पर ब्यानटाई कहता है इसमें डरने की क्या बात है, तुम लोग मेरे साथ चलो। ये कहकर वो आगे आगे चलता है और वो लोग उसके पीछे पीछे उस हेवनली पैलेस पे चढ़कर ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने वो एम्प्रेस खड़ी होती है जो कि उन्हें वहाँ पर आने पर वेलकम करती है। तो उसे देखते ही ब्यानटाई कहता है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, तो इसका मतलब है कि वो तुम ही हो जो कि इस गेम में हर एक चीज को कंट्रोल करती हो। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे हर एक चीज मैंने क्रिएट की है। तो ब्यानटाई कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तो एम्प्रेस कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ, पर पहले इस कंपटीशन को जीतने की खुशी में तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड तो दे दूं। ये कहकर वो एक ट्रेजर बॉक्स उसके सामने लाती है जिसे देखकर ब्यानटाई बहुत खुश होता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक उसे जी हाओ की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो वहीं पे ही रुक जाता है और इतने में जी हाओ खुद भी वहाँ पे आ पहुँचता है। वो वहाँ पे आते ही ब्यानटाई से कहता है कि उस ट्रेजर बॉक्स को हाथ मत लगाना। तो एम्प्रेस कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जी हाओ उसकी तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि
ये गेम अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद जैसे ही ये गेम डिस्ट्रॉय होगी तो उसके साथ साथ हम सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर फिर ब्यांटाई उससे कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुमने कुछ देर पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। तो जीहाओ कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक वायरस था और मैं इस गेम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मगर फिर दूसरी तरफ वो एम्प्रेस ब्यांटाई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस गेम में क्यों आए हो, तुम्हें फर्स्ट प्राइज चाहिए था और वो फर्स्ट प्राइज तुम्हारे सामने है तो तुम इसे ले सकते हो। उन लोगों की बातें सुनकर ब्यांटाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किसकी बात माने। तो एम्प्रेस कहती है कि चलो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, मेरे सिपाही तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वो जैसे ही उस ट्रेजर बॉक्स को हाथ लगाता है तो दूसरी तरफ जीहाओ उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो जीहाओ एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। मगर हम देखते हैं कि ब्यांटाई उसे चकमा देकर दूसरी जगह से निकल आता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। इतने में जीहाओ उसे बताता है कि Z5 इस वक्त एमनेशिया रिवर में मौजूद है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो जीहाओ उसके लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है कि फौरन से वहाँ पे चले जाओ और टाइम जाया बिल्कुल भी मत करो। ये सुनकर वो उस बॉक्स को वहाँ पे थ्रो करता है जिसे वो एम्प्रेस पकड़ लेती है और फिर ब्यांटाई फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उसके दोस्त भी उसके साथ साथ चले जाते हैं। वो लोग उस पोर्टल से निकलते हैं तो सीधा उस एमनेशिया रिवर में पहुंच जाते हैं, जिस पर वो लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर जीहाओ ने एमनेशिया रिवर को उस पैलेस के साथ कैसे कनेक्ट किया हुआ है। इतने में वो लोग Z5 को ढूंढने की कोशिश करते हैं और सब लोग अलग अलग निकल जाते हैं। मगर जोई वहाँ पे देखती है कि अचानक से वहाँ से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल आई है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है जिसके पास अलग अलग एट्रीब्यूट पावर होती है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ब्यांटाई कहता है चाहे कोई भी बीस्ट हो, हमें बस एक ही बात पता है कि हमें अपने दोस्तों को बचाना है और उसके लिए इस बीस्ट को मारना होगा। ये कहते ही वो अपने डेगर लेकर तेजी से उसकी तरफ आगे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसके डेगर उस पर जरा भी असर नहीं कर रहे थे। उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं, मगर किसी का भी अटैक उस पर जरा भी असर नहीं कर रहा था। वो सब के सब उसे मारने में नाकाम हो गए थे। अचानक ब्यांटाई की नजर उनके उन एट्रीब्यूट पे पड़ती है तो वो भागते हुए चेंग से कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ थ्रो करो। तो चेंग उसे पकड़कर ऊपर की तरफ थ्रो करता है, जिस पर ब्यांटाई को मौका मिलता है और वो अपने डेगर से एक एट्रीब्यूट पर अटैक करता है जिससे वो उसे थोड़ा सा क्रैक कर देता है। मगर वो देखता है कि वहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट उस पे हमला करने वाले हैं। तो इतने में वहाँ पे जीहाओ आकर उसे बचा लेता है। तो जीहाओ को देखकर वो लोग कहते हैं कि तुम इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। तो जीहाओ ने बताता है कि मैंने हेवनली पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब हमें इस बीस्ट को भी मारना होगा ताकि हम सब लोग अपने दोस्तों को रिवाइव कर सकें। ये कहने के बाद वो सब के सब एक साथ मिलकर उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर उस बीस्ट पर उनके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था और फिर ब्यांटाई उन लोगों को बताता है कि हमें इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जीहाओ कहता है कि तुम लोग इसके ध्यान भटकाओ, मैं इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसके साथ फाइट करने के लिए जाते हैं और एक से बढ़कर एक अटैक करते हैं। मगर दूसरी तरफ जीहाओ ऊपर जाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन से एक एनर्जी सोर्ड क्रिएट करके उस एट्रीब्यूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग बाइलोंग को देखते हैं, वो अपनी सभी सोर्स एक एट्रीब्यूट के अंदर घुसा देता है जिससे वो दूसरा एट्रीब्यूट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह फिर वो लोग ब्यांटाई को हवा में ऊपर थ्रो करते हैं तो ब्यांटाई को भी मौका मिल जाता है। वो उसी एट्रीब्यूट पर जाकर अटैक करता है जिस पर उसने पहले अटैक किया था और इस मर्तबा वो उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उस बीस्ट के पास बस एक ही एट्रीब्यूट बचता है जो कि एक फायर एट्रीब्यूट होता है और उसकी मदद से वो पूरे ग्राउंड में आग लगा देता है, जिससे बचते हुए वो लोग थोड़ा सा पीछे हट। मगर वो देखते हैं कि चेंग अभी भी वहाँ पे मौजूद है और वो पूरी तरह से आग में लिपटा हुआ है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस एट्रीब्यूट की तरफ आगे बढ़ता है और जाते साथ ही अपने वेपन के साथ एक पावरफुल अटैक करके उसका वो आखिरी एट्रीब्यूट भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो खुद पूरी तरह से डेड हो जाता है। मगर वो उस बीस्ट को काफी कमजोर कर देता है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, वो बीस्ट अभी भी जिंदा था। ये देखने के बाद वो लोग फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पर एक से बढ़कर एक सोड अटैक करते हैं और तीनों वॉरियर्स एक साथ हवा में ऊपर जाते हैं और अपने पावरफुल अटैक के साथ उस बीस्ट को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद बर्फ की लेयर टूट जाती है और उसके नीचे मौजूद जितने भी कॉफिन्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और ब्यांटाई फौरन से
Z5 के कॉफिन के पास चला जाता है और यान गर्ल उसे जिंदा करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे रिवाइव नहीं कर पाती। इतने में अचानक इम्प्रेस वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जीहाओ कहता है कि वो यहाँ पे आ रही है। और दूसरी तरफ हम लोग शाओली को देखते हैं, वो अपने दोस्त को उस गेम से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे होते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो बस एक गेम है, इसलिए उसे गेम समझकर ही उसे छोड़ दे। मगर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं अपने दोस्त को यूं मरने नहीं दूंगा, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। उनकी बातों बातों में अचानक शाओली को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर देखता है, बाहर उसी कंपनी के कुछ लोग आए हुए होते हैं जो कि उससे मदद मांगते हैं। और दूसरी तरफ वो इम्प्रेस Z5 की कॉफिन को हवा में ऊपर उठा लेती है और ब्यांटाई से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डील करोगे तो मैं तुम्हारी इस Z5 को जिंदा छोड़ दूंगी। तो ब्यांटाई कहता है कि ठीक है, ये डील तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। ये कहने के बाद वो ब्यांटाई को हवा में ऊपर ले आती है और Z5 का कॉफिन उसे बीच में रखकर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डील कर लेते हो तो Z5 जिंदा हो जाएगी, अगर तुमने डील ना की तो ये सोड इसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगी, जिसके बाद ये कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगी। वो उसे उसका ट्रेजर बॉक्स दोबारा से ला कर देती है और कहती है कि इसे खोलो और सारे मसले हल हो जाएंगे। पर फिर ब्यांटाई उससे कहता है, मैं जानता हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर एक सिक्योरिटी की है जिसकी मदद से तुम इस गेम से निकलकर रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हो और तुम मेरी बॉडी में दोबारा से रिवाइव होगी। मुझे पहले ही जीहाओ ने इसके बारे में बता दिया है, इसलिए अब मुझसे छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर अब तुमसे क्या छुपाना। हम लोग असल में इस गेम से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक ऐसे लड़के की तलाश थी जिसके अंदर जीतने का जुनून हो, और हमने ही ये सारा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था। और दूसरी तरफ हम लोग जोई को देखते हैं, बाई लोंग को उस पे शक होता है और वो कहता है कि तुम जरूर इसके साथ मिली हुई हो क्योंकि तुम भी एक NPC हो। इतने में अचानक 5 का कॉफिन उनके सामने आकर गिरता है, जिस पर वो लोग काफी हैरान होते हैं और ऊपर देखते हैं तो ऊपर वो स्वॉर्ड ब्यांटाई की बॉडी के अंदर घुसी हुई होती है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो चुका था। मगर वो उसके साथ डील नहीं करता और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग खुद तो रियल वर्ल्ड में चले जाओगे, मगर यहाँ मौजूद सभी प्लेयर्स को यहाँ मरता छोड़ दोगे। ये सुनकर वो कहती है कि हम लोग बस इस गेम से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाएं। तो ब्यांटाई उससे कहता है कि इस गेम से निकलने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा, आखिर तुम लोगों ने यही रास्ता क्यों चुना है। इतने में बातों ही बातों में अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि अब वक्त बहुत करीब आ गया है, ये गेम डिस्ट्रॉय होने वाली है। और वो इम्प्रेस कहती है कि अब जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। वहाँ मौजूद हर एक चीज उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है और फिर वो इम्प्रेस नीचे आकर ब्यांटाई की इंजरीज को भी हील कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा है, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। ये कहने के बाद वो इम्प्रेस गायब होकर उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर जोई कहती है कि इम्प्रेस, वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर ब्यांटाई फौरन से 5 के पास आता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जिंदा हो या ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। इतने में ब्यांटाई को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो 5 की तरफ देखता है, मगर वो आवाज असल में शाओली की होती है। शाओली उससे कहता है कि मैं तुम्हें कंप्यूटर के जरिए इस गेम से बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए फौरन से इस गेम से लॉग आउट कर लो। मगर ब्यांटाई अपने दोस्तों की तरफ देखता है और वो उन्हें इस तरह मरता छोड़ना नहीं चाहता था, जिसके बाद वो शाओली से कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे इस वक्त गेम को नहीं छोड़ना चाहिए, ये गेम को छोड़ने का सही वक्त नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है। ये कहकर वो उस स्क्रीन को बंद कर देता है और फिर अचानक से उसे दोबारा से आवाज सुनाई देती है, तो वो कहता है कि शाओली क्या कहना चाहते हो। मगर वो आवाज असल में Z5 की थी, वो दोबारा से होश में आ रही थी, जिस पर ब्यांटाई काफी खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ अचानक से जोई वहाँ पे आ जाती है और उसका लुक भी काफी चेंज हो चुका होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि कौन हो तुम। तो जोई बताती है कि मैं भी असल में एक इम्प्रेस हूँ। वो ब्यांटाई को दोबारा से वही बॉक्स ला कर देती है और कहती है कि इसके अंदर एक हैंडल है जिसके जरिए तुम इस गेम की सिक्योरिटी की को अनलॉक कर सकते हो। हम में से ये काम कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ इस गेम का विनर ही है जो कि ये काम कर सकता है और वो तुम हो। अगर तुम इस गेम की सिक्योरिटी को अनलॉक कर देते हो तो हम सब लोग इंटरनेट के वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हारी Z5 भी बच जाएगी। मगर ब्यांटाई उस पर भरोसा नहीं करता, जिस पर वो काफी उदास होती है। मगर फिर अचानक ब्यांटाई उस हैंडल को जैसे ही पकड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि Z5 उस कॉफिन से बाहर निकल आती है और ब्यांटाई का नाम पुकारती है। तो ब्यांटाई पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे पहले कि Z5 उस तक पहुंचती, शाओली उस पोर्टल से नीचे आ गिरता है,
जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बियांटाई रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है और वो देखता है कि शाओली उसके बराबर में लेटा हुआ है। असल में शाओली ने खुद को बियांटाई की जगह रिप्लेस कर दिया था और फिर वो उस कंपनी के ओनर से कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो उसे बताता है कि ये एक लंबी कहानी है, इसलिए इसे बताने में बहुत टाइम लगेगा। जिसके बाद अचानक से वो गेम अपने आप ही ऑफ हो जाती है और वो कंपनी ओनर कहता है कि ये गेम जिसने डिस्ट्रॉय की है वो मैं नहीं हूँ। ये कहने के साथ ही ये कहानी यहीं पे ही खत्म हो जाती है।